कि मान लीजिए कि आपने बीज को देखा, बीज में एक भाग है तो एक बीज पत्री, बीज में दो भाग मतलब दो दाल है, वो तो इसमें एक ही दाल है, एक ही दाल का मतलब टूट नहीं रहा, दो दाल में नहीं बदल रहा, तो वह एक बीज पत्री हुआ। दो दाल हो गया तो दो बीज पत्री हो गया। अब मान लीजिए कि बीज नहीं आपको याद आ रहा कि बीज कैसा होता है, तो आपको पत्तियों पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पे? पत्तियों पर। अगर किसी भी पौधे की पत्तियों में जो वेनेशन हो, इसको विन्यास कहते हैं। इस तरह समानांतर विन्यास हो, जो रेखा हो इस तरह की हो, तो एक बीज पत्री। किसी भी प्लांट को देखिए, अगर पत्तियां जो दिखाई दे, इसमें जो वेनेशन, इसको कहते हैं विन्यास। तो वेनेशन जो है लैटरल वेनेशन इसको कहा जाता है, समानांतर विन्यास। तो ये ऐसे लंबी लंबी लाइन खींची हो इसके अंदर, तो यह कैसा होगा? एक बीज पत्री। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो पौधा कि पत्ती कुछ इस तरह से हो, इसमें इस तरह का जालवत विन्यास हो, तो इसमें कहेंगे कि समानांतर विन्यास। विन्यास, ये लाइनें देखिए लंबी लंबी है, और ये जालवत विनेशन, मतलब एक रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, जालवत विन्यास। ऐसे हो तो दो बीज पत्री। बाकी आपको तीन चार नाम रट लेना, उसे सरसों से पूछता, कठिन नहीं पूछता है, मटर सरसों सब बता ले जाते हैं आप, लेकिन पढ़ने का और बताने का तरीका अलग होता है। अब मान लीजिए कि आपने बीज देख लिया और पत्ती देख लिया। पत्ती में समानांतर विन्यास था, एक बीज पत्री। जालवत विन्यास था, दो बीज पत्री। ठीक। अब देखिएगा तीसरा, इसको देखेंगे कि मान लीजिए कि अब पत्ती भी याद नहीं आ रहा है, तो तने को देखिएगा। तना, स्टेम। अगर तना खोखला है, तना खोखला है, तो एक बीज पत्री। अगर तना कैसा है? सॉलिड है, तना ठोस है, तो दो बीज पत्री। और लास्ट में इसकी जड़ देख लीजिए। अगर फाइब्रस रूट है, जालवत जड़ है, जालवत जड़, इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। तो जालवत जड़ है तो एक बीज पत्री। अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर यहां पर एक ऐसा है टैप रूट है, मुसला जड़, मुसला जड़, ये समझा, टैप रूट, तो कैसा हुआ? दो बीज पत्री। जालवत और मुसला जड़ में एक अंतर होती है, मुसला जड़ में सीधे जड़ नीचे जाती है, छोटी छोटी उससे ब्रांच निकलती है, और जालवत में ऊपर से ही कई ब्रांच निकलती है। ठीक है। अब गेहूं को उखाड़ेंगे तो ऐसे ही जड़ दिखाई देगी, धान को उखाड़ेंगे ऐसे जड़ दिखाई देगी, बांस में भी ऐसे ही जड़ दिखाई देगा। ठीक। जितने भी घासी समूह के पौधे सब में ऐसे दिखाई देगा। तो एग्जाम्पल इसका यहां ऊपर लिखेंगे, उसका वहां लिखेंगे। अब इसके आधार पर आप कर लीजिएगा। नारियल, नारियल तो वो है, दो बीज पत्री है, डाइकोटिलिडनी है। क्या है? डाइकोटिलिडनी। हाँ, अब देख अब एक भी घासी समूह के पौधे, अभी हम समझा रहे हैं सब घासी समूह। अब घासी समूह में गेहूं, क्या बात साहब, कुछ पहले जो बता रहे उतना बस याद कर लीजिए। गेहूं, धान, मक्का, बांस, ये सब किस में आएगा? घासी में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? दलहनी, हाँ, दलहनी और तिलहनी, तिलहनी पौधे। जितने भी दाल देने वाले और तेल देने वाले पौधे हैं, सब किस में आएंगे? इसी से आपका काम हो जाएगा। आपको आम, महुआ, कटहल नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो आप बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपको गेहूं, धान, ये सब घासी समूह में आते हैं, सब में सारे कंडीशन आपको पाए जाएंगे। चना, मटर, सरसों, मूंग, मसूर, ये जितने आएंगे किस में आएंगे? दो बीज पत्री में आएंगे। ठीक है। जितने गेहूं धान वाले फसल वाली फसलें हैं, ये सब आएंगे कि
गेहूं हुआ, धान हुआ, जौ हुआ, ये सब जो फसल है खाद्य फसलें हैं, घासी समूह वाले हैं। बांस हुआ, ये सब घासी समूह में आते हैं, सब एक बीज पत्री है। और जितने भी उधर हैं दाल और तेल वाले, वो सब दो बीज पत्री है। ठीक है बात सर? हाँ, सरसों तो दो में आए, सरसों में दो दाल नहीं है तो सरसों तो पूछना नहीं चाहिए। पहला कंडीशन बीज को ही देख लीजिए कि सरसों के दाने को तोड़ते तो दो दाल निकलता है ना। कभी तोड़ के नहीं देखे क्या आप लोग? सरसों को नहीं तोड़े कभी? कभी तोड़िएगा, कभी तोड़िएगा, दो दाल निकलेगा, निकलता ना? नहीं निकलता है। मटर को निकलता है, अरहर को निकलता है, चना। इसके अलावा ऐसे मान लीजिए कि अभी आप मूंगफली ही तोड़ दीजिए, तेल वाली फसल है, तो मूंगफली को भी तोड़ेंगे, दो दाल निकलेगा। रहता नहीं रहता है? तो जिसमें भी दो दाल हो वो सब किस में आएंगी? पहला तो यही अंतर है कि बीज में दो भाग, द्विबीजपत्री। बीज में एक भाग, गेहूं को कैसे तोड़ेंगे? बीज में एक ही भाग है, धान में एक ही भाग है। ठीक, अब जिसमें बीज नहीं मिल रहा उसकी पत्तियां देख लीजिए कि पत्तियों में कैसा है, लैटरल वेरिएशन है, और यहां पर रेटिकुलेट वेरिएशन है। रेटिकुलेट मतलब जालवत विन्यास है, वहां समानांतर विन्यास है। क्लियर है? एक प्रश्न कभी कभार पूछा है। वैसे आप सरसों, मटर ये सब याद रखिएगा, गेहूं, धान इसी में से पूछा गया है। क्लियर है ना? तो एक अंतर यहां पे हो गया। आगे चले। नारियल दो बीज पत्री है, नारियल दो बीज पत्री, डाइकोटिलिडनी प्लांट है। उसकी पत्तियां ही देख लीजिए, पत्तियां देखिए, तना ठोस है, सॉलिड है। ठीक, तो उस पे आएगा आपको दो बीज पत्री। केला कैसे आएगा? केला एक बीज पत्री है, केला एक बीज पत्री। सेब दो बीज पत्री, जिसका तना सॉलिड है, मजबूत है, सब दो बीज, सब दो बीज पत्री। कटहल में बीज को तोड़िएगा, बीज को तोड़िएगा, दो भाग आएगा। क्लियर? वो तो उतना नहीं पूछेगा, गेहूं धान नहीं पूछेगा। अब लिखेगा नोट, नोट, हाँ नोट लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। अब जितनी छोटी छोटी बातें हैं, प्लीज शांत हो जाए, जितनी छोटी छोटी बातें हैं उसको हम पॉइंट पॉइंट में लिखा देते हैं, नहीं तो अगर एक एक बात पढ़ाएंगे तो एक एक दिन लग जाएगा। तो लिखेगा कि शैवाल सबसे सरल पौधे हैं, शैवाल सबसे सरल पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं। अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं निर्मित करते। प्रथम सरल पौधे इन्हीं को कहा गया है कि जो अपना भोजन बनाते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट बोले, शैवाल ताजे जल, फ्रेश वाटर, शैवाल ताजे जल, समुद्र, पोखरा, तालाब, समुद्र, पोखरा, तालाब, नदी इत्यादि में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, घर में काई के रूप में, काई घर के रूप में, घर में काई के रूप में पाए जाते हैं। जहां पानी वानी गिरता लग जाता है, पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, रंग के आधार पर शैवाल तीन प्रकार के, रंग के आधार पर शैवाल तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। लाल शैवाल, हरे शैवाल और भूरे शैवाल। रंग के आधार पर शैवाल तीन प्रकार के होते हैं, लाल शैवाल, हरे शैवाल और भूरे शैवाल। लाल शैवाल, हरे शैवाल और भूरे शैवाल। ठीक है, अगला पॉइंट,
शैवालों का अध्ययन, हाँ अगला पॉइंट, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, लिखा है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। अब देखिएगा जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है इसका 80% से ज्यादा, मास्टर इधर ध्यान दीजिएगा, 80% से ज्यादा वायुमंडलीय ऑक्सीजन का कौन निकालता है? शैवाल निकालते हैं। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग कौन निर्मित करता है? शैवाल। अगले पॉइंट में लिखिएगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अधिकांश भाग, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अधिकांश भाग, ब्रैकेट में लिखिएगा 80% से अधिक, कोई कंफ्यूजन न रहे, 80% से अधिक शैवालों द्वारा, शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में निर्मित किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में निर्मित किया जाता है। ठीक, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का सर्वाधिक बड़ा भाग निर्मित किया जाता है पेड़ पौधों द्वारा, पहला विकल्प। दूसरा कवकों द्वारा, कुछ 3-4 विकल्प दिया, अंतिम में दिया शैवालों द्वारा। ठीक, तो आपको शैवाल बताना है। 80% से ज्यादा कौन लगा बनाता है? शैवाल। पेड़ पौधा मत लगाइएगा, नहीं तो ये लगे कि पेड़ पौधा बहुत दिख रहे हैं, इन्हीं को लगा दिया जाए। अक्सर लोग गलती करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, 80%, उसी में भी पॉइंट पॉइंट सब चलेगा, सारे पॉइंट 50-60 पॉइंट लिखने हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, लेमिनेरिया नामक शैवाल, बोल रहे हैं, देखिए लेमिनेरिया इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में ऐसे, लेमिनेरिया नामक शैवाल, लिमिनेरिया इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, दोनों हम सही लिखे हैं। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। नमक में आयोडीन नहीं होता, शैवाल से मिलता, नमक में मिलाया जाता है, उसको कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। क्लियर? अगला पॉइंट, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट, अलवा, अलवा नामक शैवाल को सलाद के रूप में खाया जाता है, सैलेड के रूप में। अलवा नामक शैवाल को सलाद के रूप में खाया जाता है। सलाद के रूप में खाया जाता है। अलवा नामक शैवाल को सलाद के रूप में खाया जाता है। जापानी खाते हैं, ये सब मत लिखिए, ठीक है? जापान में खाते हैं, अपने यहां नहीं खाते हैं, ठीक है? सलाद के रूप में खाते हैं। बोलिए प्लीज, अगर बोल देंगे तथ्य कुछ हमारा, हमको एक बार लिखा थोड़ी पढ़ना है हमको, ठीक है? अलवा नामक शैवाल को सलाद के रूप में खाया जाता है। इसे समुद्री सलाद कहते हैं, इसे समुद्री सलाद कहते हैं, समुद्री सी सैलेड,
इसे बैठ जाए साहब, इसे समुद्री सलाद कहते हैं। अलवा को सलाद के रूप में खाया जाता है, इसे समुद्री सलाद, समुद्र में ही पाया जाता अलवा, जापानीज खाते हैं, अब इसको समुद्री सलाद कह रहे हैं, सी सैलेड कहते हैं। ठीक, अगला लिखिएगा, क्लोरेला, क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। क्लोरेला रेला है, क्लोरेला, क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के केबिन में, अंतरिक्ष यान के केबिन में इसे उगाते हैं, इसे उगाते हैं। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग क्लोरेला पर किया गया था, क्लोरेला पर किया गया था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, क्लोरेला से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, क्लोरेला से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अगला पॉइंट, लिखिएगा, नास्टाक व एनाबिना, नास्टाक कामा एनाबिना, नास्टाक एनाबिना दोनों लिखा है, नास्टाक एनाबिना शैवाल से जैव उर्वरक बनाया जाता है, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक बनाया जाता है। जैव उर्वरक बनाया जाता है। ठीक, एक लास्ट पॉइंट सवाल का लिखिएगा, सारगासम, सारगासम, सारगासम शैवाल को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक मिनट रुक जाइएगा, फिर आगे चलेंगे। सबसे प्लांट का सूक्ष्म प्लांट, सबसे छोटा पौधा, सबसे सरल पौधा जिसने अपना भोजन इस पृथ्वी पर पहली बार बनाया, वह कौन था? शैवाल थे। शैवाल लाल रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। अब ये तीनों शैवाल, मुख्य रूप से शैवाल जलीय है, पानी में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ताजे जल में, गंदे पानी में नहीं पाए जाते हैं। अगर पानी गंदा होगा, प्रदूषित होगा, शैवाल मरने लगेंगे। वर्तमान में संकट आया है, समुद्री शैवाल बड़ी संख्या में समाप्त हो रहे हैं। अब इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन का सर्वाधिक हिस्सा कौन बनाता है? शैवाल। 80% से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ही ऑक्सीजन आता है वायुमंडल में, और वो सबसे ज्यादा कौन निकाल रहा है? शैवाल निकाल रहे हैं। तो शैवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां रखते हैं, नंबर एक बात। वैसे शैवाल इस प्रकृति के लिए 99.999% लाभदायक है।
अगर कहा जाए कि अधिकतम ये लाभदायक है, हानिकारक कभी कभी जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और एक आध छोटी मोटी बीमारी उत्पन्न करते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी, इनका रस्ट जो होता है वो चाय की पत्तियों को खराब करता है और रेयर केस में है। यही दो एग्जाम्पल मिलते हैं इनके नुकसान के, बाकी इनके हजारों एग्जाम्पल मिलते हैं लाभ के। लाभ के इसे भोजन पानी तमाम चीज मिलता है। जैसे हलवा को हमने कहा कि समुद्री सलाद कहते हैं, सलाद में खाते हैं। लेमनेरिया से आयोडीन मिलता है। क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, जिससे उनके केबिन में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा बनी रहे, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उसके लिए करते हैं। पहला प्रयोग प्रकाश संश्लेषण का कहां किया गया, पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रक्रिया का प्रथम प्रयोग कहां किया गया, आप कहेंगे क्लोरेला नामक शैवाल पर। नास्टाक और एनाबिना नामक शैवाल का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। जैव सार्गासम को पशुओं को खिलाया जाता है। शैवाल का अध्ययन कहां करते हैं, फाइकोलॉजी में। लाइकन के अंदर शैवाल सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। लाइकन के अंदर शैवाल सहजीविता पढ़े थे ना, लाइकन के अंदर एक पॉइंट लिख दीजिएगा। लाइकन में शैवाल, लाइकन में शैवाल सहजीविता सहजीविता प्रस्तुत करते हैं। लाइकन में शैवाल सहजीविता प्रस्तुत करते हैं। एक सवाल और पूछा, हमने सारे सवाल नोट किया है। एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा शैवाल है जो कॉलोनियल है, कॉलोनी में रहता है, वालवाक्स। ठीक है, तो एक पॉइंट अभी लिख लीजिएगा। हाँ, वालवाक्स, वालवाक्स। आप ज्यादा काम हम करते हैं, हम सारा प्रश्न नोट कर लिए। वालवाक्स, वालवाक्स नामक शैवाल, नामक शैवाल कॉलोनियल है, मतलब कॉलोनी बना के रहता है, कॉलोनियल है। वालवाक्स नामक शैवाल कॉलोनियल है। ठीक है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल है मतलब कॉलोनी में रहता है, समूह बना के रहता है, उसका क्या नाम है, वालवाक्स। पूछा गया टेट का, यूपी टेट का प्रश्न है। ठीक है, एक बात और लिखिएगा, एनाबिना और नास्टाक, एना लिखे, लेकिन एक बार लिखिएगा, एनाबिना और नास्टाक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। हमने कहा कि नास्टाक और एनाबिना या एनाबिना और नास्टाक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है, फिक्सेशन में सहायक। फिर से लिखिए, सुनिएगा, नास्टाक और एनाबिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। नास्टाक व एनाबिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। ठीक है, ठीक। और कोई दिक्कत किसी को? बताइए। हाँ, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड पियोफाइसी। चलिए उसको भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे को अगला पॉइंट, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जिसको कहते हैं बीजीए, बीजीए। ठीक है, नील हरित शैवाल बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रथम जीव है जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। प्रथम जीव है जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए। यह एक कोष की, यह एक कोष की प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक
यह एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव है। जीव है, इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इन्हें साइनो, आपका जवाब मिल गया, इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, अब देखिएगा, इसका मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल नहीं है। क्या है? एक प्रकार के, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, एक प्रकार के बैक्टीरिया, एक प्रकार के बैक्टीरिया, लेकिन इनको क्या कहा हमने? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर ले। प्रकृति में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी कर लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन निर्मित कर लेते हैं, उन बैक्टीरिया को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, और उसी साइनोबैक्टीरिया का नाम है नीलहरित शैवाल। इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, बीजीए, जो कैसा जीव है? एक प्रोकैरियोटिक, एक कोष की जीव है। एक कोष की है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन निर्मित कर लेता है। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम जीव पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले कौन से हैं, 3.8 अरब वर्ष पहले हुए थे, तो आप कहेंगे नीलहरित शैवाल, बीजीए। बीजीए आपको आप बताएंगे। ठीक है, नीलहरित शैवाल है क्या? एक प्रकार के बैक्टीरिया है। चूंकि यह शैवाल जैसा प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए इनको आप कह दे रहे हैं नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, ये नीले हरे रंग के होते भी है, नीले हरे रंग के होते भी है, इसलिए इनको शैवाल कह दिया गया है। लेकिन ये मुख्यतः क्या है? बैक्टीरिया, क्योंकि पृथ्वी पर जो पहला जीव आया था उसमें डिवीजन ही नहीं था कि प्लांट है कि एनिमल है, प्लांट है एनिमल है। इसलिए तो ओपेरिन की थ्योरी फेमस है। एक रशियन वैज्ञानिक थे एआई ओपेरिन, उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर जीव का विकास किसी भगवान अल्लाह किसी ने नहीं किया, बल्कि प्रकृति ने स्वतः किया। प्रकृति ने इस पर जीव का विकास किया और निर्जीव पदार्थों से सजीव का निर्माण हुआ। उन्हीं की थ्योरी आज दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। उनकी जो पुस्तक है उसी में उन्होंने सिद्धांत दिया है कि प्रथम जीव जो इस पृथ्वी पर आया वह एक प्रकार का नीलहरित शैवाल जैसा जीव था, और जिसको उत्पन्न करने वाला कोई जीव नहीं था बल्कि निर्जीव पदार्थ थे, और 32 तत्वों ने मिलकर के उसका निर्माण किया है, जिसमें 4 तत्वों की प्रधानता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। टोटल 32 तत्व मिलकर उसको बनाए हैं। उस जीव को बनाने वाला कोई भगवान अल्लाह ईसा मसीह नहीं थे उस थ्योरी के अनुसार। और आज उस थ्योरी को ही दुनिया में सबसे अच्छी थ्योरी मानी गई है, उसका काट अभी तक नहीं आ पाया है। क्योंकि आज बार बार अगर आप कहेंगे कि नीलहरित शैवाल को किसने बनाया, तो आप जिसका नाम लेंगे फिर उसको किसने बनाया। ठीक है, तो यह प्रश्न तो उठता कि पहला जीव तो कोई रहा होगा जिसको किसी ने बनाया, तो किसने बनाया? तो विज्ञान कहता कि किसी ने नहीं बनाया, इस प्रकृति ने स्वतः बनाया, निर्जीव पदार्थों ने बनाया। इसी सिद्धांत को कहते हैं भौतिकवाद का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत या मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, हिंदी में उसको अंग्रेजी में कहेंगे मेटेरियलिस्टिक थ्योरी। और उसी थ्योरी में एआई ओपेरिन, उनकी पुस्तक थी द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत को पहली बार दुनिया के सामने रखा था कि जीव पहले कैसे आया। और यही सिद्धांत जब आया था तो पूरी दुनिया की जितने भी धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वह हिल डुल गई थी। क्यों? क्योंकि भाई ये सिद्ध करिए ना कि कैसे कौन आया, आप किसको बताएंगे? भाई हमारा हिंदू धर्म कहता है कि मनुष्य का विकास किसने किया था? मन और शत्रुपा ने। अभी मुस्लिम मैथोलॉजी में कहेंगे आदम हव्वा आए थे, मनुष्य का विकास किए। फिर आदम हव्वा का विकास कौन किया? मतलब मन और शत्रुपा इतने बड़े हो गए थे, अफ्रीकन भी उत्पन्न कर दिए, अमेरिकन भी उत्पन्न कर दिए, ऑस्ट्रेलियाई भी उत्पन्न कर दिए, नॉर्वे वाले को भी उत्पन्न कर दिए। संभव है क्या? इसका मतलब प्रकृति का विकास प्रकृति ने किया ही है। ठीक है, कोई ईश्वरी शक्ति होगी, हम शक्ति को नहीं नकार रहे हैं, हम लोग भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन इस प्रकृति का विकास रियल में प्रकृति ने ही किया है, किसी ने और नहीं किया है। कोई सत्ता होगी संचालित कर रही होगी, लेकिन भाई उस पूरी थ्योरी में उन्होंने पूरी बात जो बताई, अगर पढ़ लेंगे थ्योरी को, कभी हमसे मिलिएगा उस साइंस वाली क्लास में, तो हम आपको बताएंगे अलग से, यहां समझ लग जाएगा, आप तुरंत हमारी बात से एग्री कर जाएंगे और विरोध नहीं कर पाएंगे। दुनिया में आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया अभी तक विरोध कि भाई पहला जीव जो आया था उसको तत्व ने बनाया, पदार्थ ने बनाया। हाँ, आज तत्व से जीव का निर्माण संभव नहीं। आज जीव को बनाने के लिए जीव चाहिए, एक सेल की जरूरत पड़ेगी, चाहे स्टेम सेल ही लेना पड़ेगा।
सेल की जरूरत पड़ेगी। आज कोई तकनीक दुनिया के अंदर नहीं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत के पास, कि बिना जीव के जीव का विकास कर दे। लेकिन उस समय 3.8 अरब वर्ष पहले प्रकृति का विकास प्रकृति ने किया, जीव का विकास निर्जीव पदार्थ ने किया, तत्व ने किया, जिसमें 4 तत्व की प्रधानता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आईएएस में भी कई बार सवाल पूछ चुका है, अकाहना हरदम हम दिखाते हैं हर बैच में। तो वालवाक्स, कोलोनियल और नीलहरी शैवाल। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि ये तो शैवालों की बात हो गई। हम चूंकि हमारा टॉपिक ही था कि पेड़ पौधे और जंतु, पेड़ पौधे और जंतु, अब इसमें केवल मूल मूल बातों पर चल रहे। अब देखिएगा कि कवक भी एक प्रकार के पौधे ही है, लेकिन कवक को जंतु भी माना गया, पौधा माना गया। कई सारी समस्याएं उनके अंदर है, कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए उनको पौधे में नहीं रख करके अलग कैटेगरी उनकी बनाई गई है। लेकिन मशरूम को हम खाते हैं, मशरूम को खाते हैं और हम प्लांट जैसा उनको व्यवहार करते हैं, हाई प्रोटीनियस होते हैं। तो कवक का भी हम कई बार उनको पूछा गया, बीमारियों को पूछा गया है। तो नोट का अगला पॉइंट लिखिएगा, कवक, 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 हेडिंग नहीं कुछ डालना, पॉइंट लिखना है। कवक नहीं नहीं, कवक एक सरल जीव है, सरल जीव है, सरल जीव है जिसका अध्ययन, हां, कवक एक सरल जीव है जिसका अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। यह नम स्थान पर, यह नम स्थान पर नम स्थान पर पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, हो गया। अगला पॉइंट, प्रकृति में या, प्रकृति में या मुख्य अपघटन करता है, डिकंपोजर है। प्रकृति में यह मुख्य अपघटन करता है, पढ़े थे आप, प्रकृति में यह मुख्य अपघटन करता है, डिकंपोजर है, अपघटन करता है। अगला पॉइंट, मुख्य अपघटन करता है। अगला पॉइंट, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मशरूम नामक कवक को, अगले पॉइंट में, मशरूम नामक कवक को भोजन में प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन के बड़े स्रोत है, या प्रोटीन का बड़ा स्रोत है, बड़ा नहीं, हाँ बड़ा लिखिएगा, प्रोटीन का बड़ा स्रोत है, उसी में लिख लीजिए। मशरूम को भोजन में प्रयोग किया था सब्जी के रूप में, प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। प्रोटीन के लिए तो खाते हैं मशरूम, ठीक है। अगला एक पॉइंट और लिखिएगा, कवक को फफूद या फंगस भी कहते हैं, फफूद या फंगस भी कहते हैं, कहते हैं ना घर में, फफूद या फंगस कहते हैं। यही सब छोटी छोटी बात आपसे पूछी जाती है, फफूद या फंगस कहते हैं। अगला पॉइंट, फफूद या फंगस कहते हैं। बोले आगे, या अगले पॉइंट में, या अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, या अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, कागज, चमड़े के सामान, या अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, कागज, चमड़े के सामान, लकड़ी में नमी होने पर उन्हें नष्ट कर देते हैं।
नमी होने पर नष्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट, पहली एंटीबायोटिक दवा, पहली एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक से प्राप्त किया, कवक से प्राप्त किया। जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम इटा है दोनों, नोटेटम है। दो तीन तथ्य एक साथ बोला हूं यहां पे, ठीक। पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है कि पहली एंटीबायोटिक दवा किससे प्राप्त की गई थी, ठीक, किसने प्राप्त किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, प्रथम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। दोनों प्रश्न को पूछा गया, इजी ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने कहा कि पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन को किसने बनाया, खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे प्राप्त किया, कई बार यही पूछ लेता, कवक से, कवक से। लेकिन कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो एक फायदा हो गया मशरूम के रूप में, और एक यहां पर हो गया। बाकी बहुत सारी चीजें मिलती है जो आप खमीर जानते हैं, खमीर, खमीर का नाम तो सुना है, वह भी एक प्रकार का एक कोशिकी कवक है। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा, ईस्ट या खमीर, ईस्ट या खमीर, खमीर एक प्रकार का एक कोशिकी कवक है, एक कोशिकी कवक है, एक कोशिकी कवक है, जिसका उपयोग बेकरी उद्योग, बेकरी, बेकरी जानते हैं ना, जिसका उपयोग जहां ब्रेड व्रेड बनता है, सब चीज, बेकरी उद्योग, बिस्किट बनता है, ब्रेड बनता है, बेकरी उद्योग, एवं एल्कोहल उद्योग, एवं एल्कोहल उद्योग में किया जाता है। और घर में नहीं करते क्या, गुलगुला बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए, वहां सब जगह करते। बेकरी उद्योग और एल्कोहल उद्योग में किया जाता है। इडली बनाने के लिए करती होंगे मैम ना, इडली घर में, तो इडली के क्या चावल भिगो देते थे, खमीर ही टूटता है, तो किया जाता है। रहने दीजिए, अभी वही रहने दीजिए, अभी नहीं, बाद में रहने। पानी अगर भिजवा दीजिएगा अगर संभव हो, पानी हो जाए, चाय वाय क्या, अब इतने लोग के सामने चाय पिए मजा थोड़ी ना आएगा। आप लोगों को तो मैं इग्नोर कर सकता हूं, इधर को कैसे इग्नोर करूंगा। हाँ, संभव ही नहीं। अरे मैं चाय बिना जान चली जाए मैं नहीं पी सकता, जब मैं आप पियूंगा तो आप लोगों के साथ ही पियूंगा, नहीं तो। हमने क्या कहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बचा, वहां पे, यहां पे बात हो रही थी, बेकरी और एल्कोहल उद्योग में किया। क्लियर है ना, बेकरी और एल्कोहल उद्योग में। अगला लिखिएगा, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं इसमें और कोई प्रश्न आया है क्या। लिखिएगा, कवक, कवक
कवक के पौधों पर संक्रमण से, पौधों पर संक्रमण से, कवक के पौधों पर संक्रमण से जहरीला पदार्थ निर्मित होता है, जहरीला पदार्थ निर्मित होता है, जहरीला पदार्थ निर्मित होता है, जिसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, या कैंसरस है, या कैंसर का कारक है, कैंसर का कारक है, निर्मित होता है। जहरीला पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन निर्मित होता है जो कैंसर का कारक है, कैंसर का कारक है, कारक है। एक सवाल पूछा है तो आप जानते ही हैं, टीबी रोग के इलाज के लिए इसी वाले चैप्टर में है कि कौन सा टीका लगता है टीबी से बचाव के लिए, बच्चों को लगाया जाता है कौन सा, बीसीजी, बैसिलस काल्वेट ग्यूरिन। तो ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कहिए तो लिखा दे, नहीं तो रहने दे। चलिए उसको अलग से एक साथ लिखा देंगे, 2-3 ट्रिपल वैक्सीन और सब आएगा। आलू के तो हो गया अफ्लाटॉक्सिन। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है, पूछा हुआ प्रश्न। लौंग, लौंग पौधा चल रहा है ना, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, होता है। अगला पॉइंट, कपास के रेशे, कपास के रेशे फल से प्राप्त किया जाता है, फल से, फल से प्राप्त होता है। फल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, केसर मसाला, केसर मसाला वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, स्टिग्मा से। वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, अफीम, अफीम, अफीम के पौधे के, अफीम, अफीम के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम, अफीम के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम, अफीम के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों नहीं लिख पा रहे? अफीम, अफीम के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, दालचीनी पेड़ की छाल होती है, दालचीनी पेड़ की, सब पूछा हुआ प्रश्न है, पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, छाल है। दालचीनी पेड़ की छाल होती है। अगला एक हेड लिखिएगा, छोटा सा हेडिंग, रेगिस्तानी ओक, खूब पूछा गया है। बता रहे भैया आप लोग को, रेगिस्तानी ओक देखें पौधा इसका, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक, खेजड़ी, और इसमें एक समस्या आती है, अब थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए, 2-4 पॉइंट इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण लिख लीजिए, हर साल पूछा गया है ईवीएस में लगभग। अब रेगिस्तानी ओक है क्या, शांत रहेगा, ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। लगभग ये 10 फीट ऊंचा पौधा होता है। कितना होता है? 10 फीट। लेकिन इसका तना, जो इसकी जड़ें होती हैं, वो 300 फीट तक नीचे जाती हैं। कितनी जाती हैं? 300 फीट तक। बहुत बड़ी बात है यहीं पर,
या एक तरह से एडाप्टेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है, अनुकूलता का। तो 300 फीट नीचे तक जड़ें जाती हैं और इनकी जड़ों में जो है, जड़ों से पानी को, अब पानी तो देखिए 150-200 पर मिल ही जाता है अपने यहां भी, कितना भी नीचे है, 300 फीट तक जाती है। 10 फीट इनका लंबाई है, लंबाई पौधे का कितना है, 10 फीट है, और इसका 30 गुना कितना होता है, अगर 10 गुणे 30 करिएगा तब 300 आएगा, मतलब तने का 30 गुना जड़ होती है। ये कहीं पर स्टेटमेंट दिया था सीटेट में कि ओक नामक पौधे में तने का 30 गुना जड़ होती है। सही है कि गलत है? सीटेट थोड़ा एक कदम आगे पूछता है, सीटेट में स्टेटमेंट आप पेपर जाके घर पे देखिएगा, मिल जाएगा। तो ये 30 गुना होता, मतलब ये 300 है, ये 10 है, तो 30 गुना हो ही गया। अब इसके तने में बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है, और जब वहां पानी की कमी आती है इस इलाके में रहने वाले लोगों को, तो पतला पाइप इसके तने में डाल देते हैं और पाइप पानी को निकालते हैं। अच्छा खासा पानी, सैकड़ों लीटर पानी इससे निकाला, एक एक पेड़ से सैकड़ों लीटर पानी को प्राप्त किया जा सकता। कहां से? स्टेम से, तने से। ठीक है, तो लिखिएगा इतनी पर। हाँ, नहीं जल्दी गिरते नहीं है वहां पे, चूंकि पानी की बड़ी क्राइसिस है, वहीं पर ये उगते ही हैं। तो 300 फीट से नीचे पानी लेके आते हैं और स्टोर किए रहते हैं। जब पानी की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ जाता है, तो इसमें पाइप पतला पतला डालते हैं और उससे पानी को सक कर लिया जाता है। ठीक है, जब कुएं से पानी निकाला जाता है वैसे ओक के पौधे से निकाला जाता है। देखिएगा, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला पॉइंट, यह लगभग 10 फीट ऊंचा पौधा है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, पाया जाता है। एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट है, इसका पौधा लगभग 10 फीट ऊंचा होता है। इसका पौधा लगभग 10 फीट ऊंचा होता है। जबकि इसकी जड़ें 300 फीट तक होती हैं। जबकि इसकी जड़ें 300 फीट तक होती हैं, होती हैं। अगला पॉइंट, 300 फीट तक होती है। अगले पॉइंट में, इसके तने में बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा किया जाता है। बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा किया जाता है। इस इलाके में अकाल पड़ने पर, इस इलाके में अकाल पड़ने पर अकाल पड़ने पर इसके तने में पतला पाइप डालकर, इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाला जाता है। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष। हाँ, अगला लिखिएगा खेजड़ी वृक्ष। रेगिस्तानी ओक हो गया। रेगिस्तानी ओक मुख्य रूप से पानी के संग्रह के लिए जाना जाता है कि अकाल के समय पानी उससे प्राप्त किया जा सके, क्योंकि 300 फीट से पानी लेके चला आता है, पानी तो ऊपर रहता नहीं है। अब खेजड़ी कहां पाया जाता है? तो यही प्रश्न ज्यादातर पूछा गया कि रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। दूसरा, पानी का स्टोरेज किसके तनों में होता है? खेजड़ी, इसमें रेगिस्तानी ओक के अंदर। इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, 300 फीट। अब खेजड़ी भी भारत के जो रेगिस्तान है उसमें पाए जाते हैं।
खेजड़ी वृक्ष कहां होगा? ये थोड़ा इससे छोटा होता है। इसका पौधा आप समझिए नीम जैसा होता है, नीम, लगभग नीम जैसा, लेकिन नीम की ऊंचाई नहीं होती इसकी। आप गूगल करके जब इसका पौधा आप देखिएगा तो इसका वृक्ष आपको नीम जैसा ही दिखाई देगा, थोड़ा उससे छोटा पौधा है। रेगिस्तानी ओक से भी यह छोटा होता है। लेकिन एक जोधपुर की थी अमृता देवी, नाम सुना होगा इनका, 1763 की बात है। अमृता देवी ने खेजड़ी को बचाने के लिए बहुत बड़ा, एक जो गांव था खेजड़ी गांव, उसका नाम भी था, उन्हीं के नाम पर एक वृक्ष भी पड़ा है। वहां पर 363 लोग, इसके लिए वो सब लोग अपना बलिदान दिए थे, मतलब वहां पर लड़ाई करके अपने आप को समाप्त कर दिए थे इसी खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए, इसको बचाने के लिए। ये दुनिया में पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहां पेड़ पर को बचाने के लिए 363 लोग अपना बलिदान दे दिए हों। दुनिया का ये पहला एकमात्र एग्जाम्पल है। इसलिए आप देखेंगे कंजर्वेशन का जो एक आपने वो दिया जाता है पुरस्कार, अमृता देवी के नाम पर ही दिया जाता है। 1763 की बात है। खेजड़ी की भी विशेषता होती है कि इसकी पत्तियां भी उपयोगी, पत्तियां कम होती हैं, इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम रहती है, पानी का संरक्षण करता है, इसकी छाल, पत्तियां सब उपयोगी हैं, सब उपयोगी हैं। और यह चूंकि रेगिस्तान में बड़ी मात्रा में पाया भी जाता है तो वहां की जैव विविधता के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो लिखिएगा नीचे इसमें, खेजड़ी वृक्ष भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई समाज के लोग वहां भी बहुत ज्यादा है, अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए, खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए खेजड़ली गांव का नाम था, खेजड़ली गांव, खेजड़ली गांव में 363 महिलाओं के साथ, 363 महिलाओं के साथ अपना बलिदान कर दिया था। कर दिया था। अगला पॉइंट, वर्तमान में भारत सरकार ने इनके सम्मान में, भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण, वर्तमान में भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार, अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। अगला पॉइंट, खेजड़ी वृक्ष के छाल से, हाँ थोड़ा धीरे बोले, अच्छा अच्छा, वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की है। रुक जाइए, धीरे बोलते हैं, रुक जाइएगा, इसका पुरस्कार की घोषणा की है। यहां तक हो गया ना, पुरस्कार की हो मतलब अमृता देवी इनके नाम पर अब एक जो संरक्षण का पुरस्कार बनाया गया है, भारत में जो दिया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार है वो अमृता देवी के नाम पर। भाई 363 लोग के साथ बलिदान की थी इसके संरक्षण के लिए। अब अगले पॉइंट में मैंने बोला है कि खेजड़ी वृक्ष के छाल से दवाएं बनाई जाती है, खेजड़ी वृक्ष के छाल से दवाएं बनाई जाती है।
तथा फलियों से सब्जी बनाया जाता है। इसी के फलियों से, इसकी छाल से दवाएं बनाई जाती हैं तथा फलियों से सब्जी बनाई जाती है। सब्जी बनाई जाती है। इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इसलिए फर्नीचर के रूप में उपयोगी है। फर्नीचर के रूप में उपयोगी। ठीक है, ये पता नहीं क्या है टेट वालों में, ये दो वृक्ष को, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण भी है, मतलब अनोखा है दोनों। एक तो ये रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी। खेजड़ी चूंकि बलिदान से बहुत ज्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, समी तो भी है, मतलब डाइवर्सिटी के लिए तो है, लेकिन उसका तो नहीं पूछा गया है। नहीं नहीं नहीं, समी का वृक्ष नहीं है। अच्छा, समी का ये वृक्ष नहीं है, इसको समी वाला मत सोचिएगा, ठीक है। एक रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी दोनों, मतलब ये भी रेगिस्तान में पाया था, ये भी, और इसका ऊंचाई लगभग नीम से थोड़ा, खेजड़ी का थोड़ा छोटा है। गूगल करके घर पे देखिएगा, समी जैसा नहीं है, तना इतना मोटा होता है। समी का अमूमन तना पतला होता है। समी हमारे घर पर भी है, ठीक है, एनजीओएस पर भी प्लांट अभी है। अब तीसरा पेड़ का नाम डालिएगा जो पूछा गया है, बरगद। बरगद वृक्ष। बरगद वृक्ष, हाँ, बरगद वृक्ष, हाँ, बनियान ट्री, बनियान ट्री या बरगद वृक्ष। वैसे बरगद वृक्ष दो तीन चीजों के लिए जाना था। इसकी जो जड़ें इससे होती है, सहारा वाली जड़ें इससे निकलती हैं, और वो जो जड़ें निकलती है वो नया पौधा बना लेता है। बरगद की सबसे बड़ी खासियत, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है बरगद वृक्ष का। वैसे सबसे लंबा इसका लाइफ नहीं होता। पौधों में सबसे ज्यादा लाइफ किसका है? साइकस के पौधे का, जिसको जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस का पौधा 1000 से 1200 वर्ष जिंदा रहता है। उतना लाइफ नहीं है इसका, लेकिन 300-400 वर्ष तक ये जिंदा रह जाते हैं। मतलब बरगद का वृक्ष 300-400 वर्ष पुराना भी मिल सकता है। दूसरा, इनके वृक्ष में डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। इसमें मतलब पक्षियों का निवास बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। शुद्ध ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑक्सीजन तो सभी देते हैं, क्योंकि पत्तियों की संख्या ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन भी मिलती है। सहारा वाली जड़ें पाई जाती हैं। यही 2-3 बात पूछा गया है, तो लिखिएगा नीचे बनियान ट्री के बारे में। क्या लंबी आयु वाला वृक्ष है? लंबी आयु वाला वृक्ष है। लंबी आयु वाला वृक्ष है। इससे सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। यह पक्षियों का आवास भी है। पक्षियों का आवास भी है तथा छायादार वृक्ष होता है। अच्छा, केला के बारे में सिर्फ इतना पूछा कि केला क्या है? एक शाक है, हर्ब्स है, ठीक है। केला के बारे में एक प्रश्न पूछा है कि केला निम्नलिखित में से क्या है? हर्ब श्रब ट्री। तो आपसे क्या पूछा गया है? शाक है, ठीक है। तो एक लाइन पॉइंट ये भी लिख दीजिएगा, केला एक शाक है या शाकीय पौधा है, हर्ब्स है। अगला पॉइंट ये खत्म हो गया। बरगद में कुछ और बात क्या बताएं? केला एक शाक है, हर्ब्स है। शाक है, हर्ब्स है। जिस स्तर का प्रश्न पूछा गया वही तो बताएंगे। केला एक शाक है, HERBS, हर्ब्स। हमने बताया था हर्ब श्रब और ट्री। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? केला एक शाक है। अब साग बोलते तो अभी आप नहीं कंफ्यूज होते। शाक है, शाक मतलब हर्ब्स। हमने कहा पौधों को 2 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हर्ब श्रब और ट्री। तो पूछ लिया कि केला क्या है, तो केला एक शाकीय पौधा है, हर्ब्स में आता है। क्लियर है ना? अब एक नोट करके लिखिएगा,
नोट। अच्छा देखिएगा कि एक चित्रकार है बिफड़ू चिंचलाकर, उनका क्या नाम है? बिफड़ू, इंदौर के हैं, बिफड़ू चिंचलाकर, ये इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। यह दुनिया में पहले ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने सूखी पत्तियों से चित्रकारी किया है। मगर सूखी पत्तियों पर किसी को बिल्ली का आकार दे दिया, किसी का कुछ आकार दे दिया, इसीलिए दुनिया में यह इकलौते ऐसे काम करने वाले हैं इंदौर मध्य प्रदेश के, जो पौधों के सूखी पत्तियों से चित्रकारी के लिए जाए। तो आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार है जो सूखे पत्तियों से चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं? बिफड़ू चिंचलाकर। ठीक है, एक पॉइंट यही लिखना है, बिफड़ू चिंचलाकर, बिफड़ू चिंचलाकर, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले, एक चित्रकार है। जो सूखे पत्तों पर चित्रकारी, सूखे पत्तों पर चित्रकारी बनाते हैं, पत्ते पर बनाते हैं, सूखे पत्ते पर चित्रकारी। जैसे मान लीजिए बरगद का पत्ती है, उसको बिल्ली का आकार दे दिया, आप गूगल करके देखिएगा, सब तमाम सुंदर सुंदर चित्र दिखाई देंगे। ठीक है, सूखे पत्तों पर चित्रकारी करते हैं। मतलब दुनिया में पहले इकलौते हैं, तो फेमस होंगे कि नहीं होंगे? अब दूसरे के दिमाग में ये बात तो नहीं आई करने के लिए, ये बिफड़ू चिंचलाकर को ही आया, इसलिए फेमस हो गए। कोई भी काम अगर इकलौता करेगा और बहुत सुंदर, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे वैसे करके। अब चूंकि हमारे पास यहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, नहीं तो आपको चित्र भी देख सकते हैं, आप गूगल करके घर पे देखिएगा कि सूखे पत्तों से चित्रकारी, तो पत्तियों पर एक एक आकार। अभी आप किसी किसी रेस्टोरेंट में, मैं अभी कहीं कर गया था, तो वहां पर देखा जो दीवालों पर लगा था, पत्तियों के ऊपर ही चित्रकारी का लगा था। तो ऐसा बहुत होने लगा है, लेकिन पहले हाँ कहीं पर भी, मतलब मैंने और भी कई जगह पे मैंने देखा है, बहुत जगह पर लगा है। बिफड़ू चिंचलाकर थे। अब नोट एक पॉइंट हो गया था, नोट का अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, रंगोली जिसको कहते हैं, रंगोली को कई प्रदेश में कई नाम से जाना जाता है। कई प्रदेश में, जैसे हम लोग की तरफ तो क्या कहते हैं रंगोली को, जिसको हम लोग कहते हैं चौक पूरना। यूपी में रंगोली को क्या कहते थे? चौक पूरना। और किसी जगह पर कुछ अलग रंगोली भी बोलते हैं, किसी को कई जगह पर अल्पना बोलते हैं। तो एक सवाल ये पूछ लेता है कि कहां पर क्या बोलते हैं, इसी वाले टॉपिक में इसको भी करना है। तो लिखिएगा, रंगोली को विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे रंगोली को उत्तर प्रदेश में, एक एक लाइन में लिखिएगा, जैसे रंगोली को उत्तर प्रदेश में चौक पूरना कहते हैं। चौक पूरना असली नाम यही है हमारे यहां। अब हम लोग भले रंगोली बोल दें, चौक। अभी दिवाली में पूरे होंगे ना, पूरना, दिवाली में रंगोली बनती है ना, चौक पूरना कहते हैं। बिहार में अरिपाना या मधुबनी, अरिपाना या मधुबनी, मधुबनी कला इसी को कहते हैं, अरिपाना या मधुबनी। बंगाल में अल्पना, बंगाल में अल्पना, अल्पना। बिहार में, बंगाल में अल्पना। राजस्थान में
मंडाना, एक सवाल यहां से आता है, मंडाना। और दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में कोलम, दक्षिण भारत में कोलम, कोलम, कोलम। दक्षिण भारत, पूरे दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? कोलम कहते हैं। मतलब यूपी में क्या कह रहे हैं? चौक पूरना। बिहार में मधुबनी या हरिपाना, हरिपाना। इसके अलावा हमने अल्पना कहां कहेंगे? बंगाल में। और साथ में पूरे उसमें मंडाना कहां कह रहे हैं? राजस्थान में। और कोलम पूरे दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में। तो याद कर लीजिएगा, रंगोली का ही नाम है रंगोली, जिसको चौक पूरना कहते हैं, उसको रंगोली कॉमन शब्द है। हाँ, महाराष्ट्र में रंगोली ही बोलते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली। लिखे नहीं लिखे? लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र में रंगोली को रंगोली कहते हैं। एक सवाल ये पूछ लेता है कि कभी पूछ लेगा कि रंगोली को बंगाल में क्या कहते हैं, रंगोली को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, रंगोली को बिहार में क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं। 3-4 जगह पे याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। आपके टेट में भी पूछा है और सुपर टेट में, उसमें भी पूछा है, सी टेट में भी पूछा है, दोनों जगह पे। अब देखिएगा कि प्लांट में हमने एक तो शैवाल के बारे में थोड़ा जाना, एंजियोस्पर्म के बारे में जाना। अब कुछ पौधे, जैसे मान लीजिए कि 2 कैटेगरी और आप पढ़ते हैं, जैसे नग्नबीजी पौधों का, कि दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है, जीके ही है दुनिया का। जीके में भी आएगा, जब आप वो आर्ट ग्रुप वाला जो जूनियर देंगे उसमें भी पूछता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा या जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं, साइकस को। किससे स्टार्च से साबूदाना बनता है, पूछा गया है ना। किसको चिलगोजा कहां से प्राप्त होता है, ऐसे जो बातें पूछी जाती हैं, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से भी आता है। तो इसी, और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि कौन सी सब्जी कहां से आई, कि मिर्ची कहां से आई, गोभी टमाटर कहां से आया, या यूपी वाले टेट में भिंडी और कॉफी कहां से लाया गया। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जितने वैसे इतने ही पूछे गए हैं। तो अगला एक नोट में ही अगला पॉइंट करेंगे हम, ठीक है। क्या मैडम कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं, कुछ तो हो रहा है, कुछ टेंशन हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं बताइए, तबीयत नहीं ठीक है? हम कैसे चल रहे हैं, हमारा चलने का आधार क्या है? नहीं तो हम जब पढ़ाने लगते हैं अभी कि मान लीजिए शैवाल, तो शैवाल ही 2 दिन चलता। फिर हम कवक पढ़ाते तो कवक 2 दिन चलता। फिर ब्रायोफाइटा, तो फिर बहुत डीप चला जाता। तो हमने इसका उपाय क्या लिया कि हमने सारे प्रश्न नोट कर लिए कि यूपी टेट में क्या आया है और कुछ प्रश्न जो सी टेट में आए हैं, उसके आधार पर हम उस चैप्टर को चला रहे हैं, ठीक है। हर चैप्टर में मैंने यही काम किया, उससे हमको एक मार्गदर्शन मिल गया कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के इर्द गिर्द हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब एग्जैक्ट उतनी बात नहीं कर रहे हैं। सवाल में जितनी बात कहा गया उतनी बात करेंगे तो मान लीजिए वो बात ना आए, तो सवाल के कॉमन समझ ले लिया। इसी प्रकार से हम जो जिम्नोस्पर्म की बात करने जा रहे हैं, साइकस पाइनस वगैरह की, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, नग्न बीजी पौधे, नग्न बीजी पौधे या अनावृत बीजी पौधे, या इसी को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी पौधे। अब देखिए कि इसके 3 नाम हो गया कि नग्न बीजी पौधा भी कह सकते हैं, अनावृत बीजी पौधा भी कह सकते हैं, और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में कह सकते हैं। ये पौधों का क्या है, एक समूह है। तो नग्न बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे, या तीनों में से कोई भी कह सकते हैं, तीनों सही है। इसको नग्न बीजी भी कहते हैं, इसको अनावृत बीजी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। पौधों का समूह है, समूह है जिस हमने कहा कि नग्न बीजी पौधे या अनावृत बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म पौधों के समूह है, समूह है जिसमें 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 साइकस पाइनस
सिकोया, देवदार, नाम सुना होगा, एराकेरिया, इफेड्रा, साइकस, सब लिख भी दिया हूं, पाइनस, सिकोया, देवदार, एराकेरिया, इफेड्रा प्रमुख पौधा है। अभी आपको तुलनात्मक बताते तब समझ में आएगा, कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सा पौधा आप बताएंगे? अभी इसके पहले आप एंजियोस्पर्म पढ़े थे, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। तो आप एंजियोस्पर्म में कहे कि आप जितना आम, महुआ, कटहल, बरगद 50 पौधा आप गिना देंगे। आपसे हम पूछे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा आवृत बीजी पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो आप 50 पौधा गिनाएंगे। आम, महुआ, कटहल, बरगद, नीम, बरगद, जितना भी मतलब है, गेहूं, धान, सरसों, मटर, सब गिनाते चले जाएंगे, सब क्योंकि आवृत बीजी है। लेकिन आप कभी उत्तराखंड जाते होंगे तो चीड़ देवदार के वृक्ष देखते होंगे, तो पाइनस की हिंदी होती है चीड़, पाइनस को क्या कहते हैं? चीड़। तो चीड़ देवदार के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं। अपने घरों में आप क्रिसमस ट्री एराकेरिया को लगाते हैं। सिकोया को दुनिया में सबसे ऊंचा पौधा के रूप में जानते हैं। ये किस समूह के पौधे हैं? ये सभी किस में आते हैं? नग्न बीजी पौधों में आते हैं। नग्न बीजी पौधों में क्या क्यों इनको रखा गया? इसके नाम से ही क्लियर है कि यहां पर शब्द लिखा है जिम्नो और स्पर्मा। जैसे वहां पर एनजीओ आपने पढ़ा था, वैसे यहां पर क्या लिखा है? जिम्नो, और दूसरा शब्द क्या है? स्पर्मा। स्पर्मा, जिम्नो का अर्थ होता है नेकेड, हिंदी में कहते हैं नंगा, और स्पर्मा का अर्थ क्या होता है? अभी हमने बताया था, सीड, बताया था ना पीछे। जैसे एनजीओ का अर्थ होता है क्लोज और जिम्नो का अर्थ होता है नेकेड, नंगा। तो ऐसे पौधों का समूह जिसमें बीज नग्न अवस्था में पाया जाए, फल से ढका ना हो, मतलब ऐसे पौधों का समूह जिसमें फल ना पाया जाए, बीज ही ऐसे लटका हो, ऐसे पौधों के समूह को किस में रखते हैं? जिम्नोस्पर्म, या इसी को नग्न बीजी कहिए या अनावृत बीजी कहिए। आप जो पौधा देख रहे हैं यही अंतिम पौधा नहीं है, हम देख नहीं रहे क्योंकि हमारे यहां कम यही पाए जा रहे हैं। आम, महुआ, कटहल, बरगद, हम इन्हीं को जान रहे हैं। अब हमारे यहां ओक नहीं पाया तो हम ओक क्या जाने, कैसे जानेंगे? खेजड़ी हमारे यहां नहीं पाया जाता तो खेजड़ी हमारे लिए आश्चर्य जैसा लग रहा है। उसी प्रकार से चीड़ देवदार हमारे यहां नहीं पाए जाते तो हमको चीड़ देवदार के बारे में नहीं पता। क्यों, कैसे पता रहेगा? कभी कभार उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए तो देख लिया। हाँ, एराकेरिया को सजावट में रख रहे हैं, भले न जाने लेकिन घर में रखते हैं, अक्सर रखते हैं, जान जाते हैं, ठीक है। बाकी सिकोया भी हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां इफेड्रा भी नहीं है। तो ये भी पौधों के समूह है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधों में ये नहीं आते, ये भी पेड़ पौधे आते हैं। जब सिकोया के पास जो तमगा मिला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा 120 मीटर ऊंचा, आप सबसे ऊंचा किसको जानते हैं? यूकेलिप्टस को। क्यों, हमारे आसपास में सबसे ऊंचा पौधा क्या है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृत बीजी पौधा है। लेकिन जब तथ्य हमारे सामने आ गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा, तो आपने क्या बताया? आपने सिकोया को बताया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है, 120 मीटर ऊंचा होता है। ठीक, हम देख भले नहीं रहे, लेकिन हमको यह बात याद तो रखना पड़ता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा। तो हम कहते हैं कि भाई पौधा तो पढ़ रहे हैं जब, तो हमको सबसे ऊंचा पौधा तो जानना पड़ेगा, और जिसमें हमको किसका नाम जानेंगे? सिकोया का। हाँ, अगर वो पर्टिकुलर ये कहे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे ऊंचा कौन सा है, तब आप यूकेलिप्टस को बता सकते हैं। अब यूकेलिप्टस को बताएगा तो यूकेलिप्टस का जो प्रश्न पूछा ये तो नहीं पूछा, वो तो पूछा कि प्रकृति का आतंकवादी किसको कहते हैं, पूछा यूकेलिप्टस को। तो क्या आपके टेट में कहा कि प्रकृति का आतंकवादी किसको कहते हैं? यूकेलिप्टस को। क्यों? क्योंकि पानी को बहुत ज्यादा सक करता है और वहां पर अन्य जो पौधे वो समाप्त हो जाते हैं, पानी को खत्म कर देता है, इसलिए बीच में रोक भी लगी थी, लेकिन अब फिर लोग लगाने लगे हैं। ठीक है, तो आगे लिखिएगा। प्रमुख पौधा हो गया साइकस, पाइनस, सिकोया, देवदार इत्यादि ना। आगे मैडम लिखिएगा पहला लाइन, अगला लिखिएगा नग्न बीजी पौधे, नग्न बीजी पौधों, नग्न बीजी पौधों। ये मत सोचिएगा कोई चीज मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जितना प्रश्न पूछा गया उतना ही पढ़ा रहा हूं,
ये कोई मत दिमाग में लाइएगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं। सबसे प्रश्न पूछा गया है और सब प्रश्न मेरे पास यहां प्रूफ के रूप में रखा है, उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो ये मत सोचिएगा नहीं कि कठिन कठिन सर बता दे रहे हैं कि क्या क्या बता रहे हैं। नग्नबीजी पौधे, हम तो ये भी डरते हैं ना कि कोई ये कहते कि सर कठिन कठिन बता रहे हैं, या तो छोड़ दे, फिर कैसे होगा। लिखिएगा नग्नबीजी पौधे, पौधों, पौधे को पौधों कर दीजिए, में बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है, बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है। पाया जाता है। इस समूह के पौधे, इस समूह के पौधे मरुदभिद प्रकार के होते हैं। इस समूह के पौधे मरुदभिद, मरुदभिद, जीरोफिटिक। इस समूह के पौधे कैसे होते हैं? मरुदभिद प्रकार के। आप जाएंगे पहाड़ों में, निकला है पहाड़ में, जहां न मिट्टी है ना कुछ है, तो मरुस्थली जमीन में इसको क्या कहेंगे? इस समूह के पौधे कैसे होते हैं? मरुदभिद। और मरुदभिद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीरोफिटिक। ठीक है, प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा नग्नबीजी पौधे कैसे होते हैं? मरुदभिद प्रकार के होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक मतलब जिसमें बालू के तत्व ज्यादा हो, मिट्टी ह्यूमस हो ही ना, नमी एकदम ना हो, ऐसे पौधों को, ऐसे मिट्टी को क्या कहेंगे? मरुदभिद मिट्टी। और उसमें जो पौधा उगेगा उसको हम जीरोफिटिक प्लांट कहेंगे, जीरोफिटिक प्लांट कहेंगे, मरुदभिद प्रकार के पौधे कहेंगे। क्लियर हुआ बात? हाँ, उसकी जड़ें बड़ी नीचे तक चली जाती हैं। हाँ, अब एमपी के पहाड़ों में नहीं पाए जाएंगे। अब उत्तराखंड के पहाड़ों में हल्की हल्की क्या है? मिट्टी है। एमपी के पहाड़ में जाएंगे तो एमपी के पहाड़ आपको सुंदर नहीं लगेंगे, हिमाचल के पहाड़ और उत्तराखंड के पहाड़ सुंदर लगेंगे, क्योंकि मिट्टी वाले पहाड़ है, उसमें मिट्टी के तत्व ज्यादा है, तो जहां इसलिए हरियाली ज्यादा है, चीड़ देवदार के वृक्ष ज्यादा पाए जाएंगे। अब पहला पॉइंट लिखिएगा, साइकस के तने से, साइकस के तने से, साइकस के तने से, स्टेम से स्टार्च या मंड, हिंदी में मंड, इंग्लिश में स्टार्च, साइकस के तने से स्टार्च या मंड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिससे साबूदाना बनता है, जिससे साबूदाना, खाए है ना? कौन नहीं खाया है? जिससे साबूदाना, साबूदाना सब लोग परिचित है, खीर खाए होंगे या खिचड़ी खाए होंगे ना। तो साइकस के तने से स्टार्च प्राप्त होता है, जिससे साबूदाना बनता है। तो साबूदाना किससे मिलता है? साइकस से। साइकस को पेड़ देते हैं, स्टेम को, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसी को गोली गोली बना देते हैं, वही साबूदाना है। क्या है? जिसको कई लोग साबुन दाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका नाम है साबूदाना। क्या नाम है? साबूदाना का अंग्रेजी क्या होती है? सागो। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सागो। इसलिए साइकस को क्या कहते हैं? सागो पाम। अगला पॉइंट लिखिएगा, साइकस को सागो पाम कहते हैं, सागो पाम कहते हैं, साइकस को सागो पाम कहते हैं, पाम जैसा होता है इसलिए कहते हैं। एक तत्व अभी तक बोला हूं कि साइकस के तने से स्टार्च मिलता है, जिससे साबूदाना बनाया जाता है, साइकस को सागो पाम कहते हैं। एक तत्व सबसे ज्यादा हुआ। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली बात हुआ इसमें, याद करने वाली, कि साइकस का पौधा दुनिया में सबसे लंबी समय तक जीवित रहने वाला पौधा है। 1000 से 1200 वर्ष इसकी लाइफ होती। कितना? मतलब 50 सैकड़ों पीढ़ियां, कितनी? 50 पीढ़ी तो गुजरी जाएगी, 30-40 पीढ़ी तो आराम से गुजर जाएगी। 1000 से 1200 वर्ष। तो लिखिएगा, साइकस की उम्र, साइकस की उम्र लगभग 1000 से 1200 वर्ष होती है। साइकस की उम्र
लगभग 1000 से 1200 वर्ष होती है। 1000 से 1200 वर्ष होती है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल कहते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1000 जीवाश्म किसको कहते हैं? जो मिट्टी की खुदाई में जिसके अवशेष मिलते हैं, उस अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। मैडम आप कुछ, आप पीछे, आपके, हाँ ये आप ही को, आप ही को, हाँ क्यों जीवित जीवाश्म कह रहे हैं? बहुत दिनों तक जिंदगी, 1000 से 1200 वर्ष तक। ठीक है, कौन? जहां भी जीरोफिटिक होगा अपने यहां भी पाया जाता है, मरुद्भिद वाले में पाया जाता है। क्या हुआ मरता? क्या हो गया? क्या हो गया? पानी पिएंगे? अरे रुकिए ना, हम पानी कुछ नहीं चल रहा। कहाँ इतना थोड़ा बढ़िया समय मिल गया तो बातचीत करें, क्या करना है? कहाँ अभी थक गए? घड़ी वड़ी मत देखिए, हम भी मोबाइल रखे, कहाँ घड़ी देख रहे हैं? हमने क्या कहा? अरे अभी शांत रहिए प्लीज, प्लीज थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा खत्म कर देने दीजिए इस चैप्टर को। इस चैप्टर जैसे अगले दिन आएंगे, कल आएंगे तो दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आप देखिएगा, हमने साइकस में 2 तथ्य आपको बताए। पहली बात तो साइकस नग्नबीजी पौधा है। साइकस भी, अब जितने भी नग्नबीजी बीजी पौधे हैं मरुद्भिद प्रकार के हैं, मरुस्थली जमीन में उगेंगे। ठीक। दूसरी बात हमने कहा कि साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। 1000 से 1200 वर्ष तक ये जिंदा रहता है। जीवाश्म किसको कहते हैं? अगर कोई मिट्टी के नीचे अवशेष जो मिलता है, कार्बनिक अवशेष, उसी को जीवाश्म कहते हैं। जैसे आपकी यूपी में बना है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, पौधों के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं लखनऊ के अंदर। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये कहां पे है? लखनऊ के अंदर। ये भी संस्थान एक पूछा जाता है ना, एक संस्थान भी आपसे पूछा जाएगा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। तो पैलियोबॉटनी वाला इंस्टीट्यूट, एक आपको इंस्टीट्यूट का भी मिलेगा एक पन्ना, जिसमें 10, 15, 20 इंस्टीट्यूट लिखा रहेगा। एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा, मतलब यूवीएस में, और एक प्रश्न वहां भी पूछा जाएगा जो जिनका जूनियर वाला होगा, आर्ट वाला, वहां पर भी। तो साइकस एक जीवित जीवाश्म हो गया। इसका तना पेरेंगे तो साबूदाना बनेगा। साइकस को सागोपाम कहते हैं, जीवित जीवाश्म। पहला तथ्य हुआ। अगला तथ्य लिखिएगा, चीड़। चीड़, चीड़ है, अब देखिए सामने लिखा है, चीड़ के लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। चीड़ के लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, तथा माचिस की तीली बनती है। माचिस की तीली बनती है, जो आप तीली घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तथा माचिस की तीली बनती है, सब आप जानते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, चीड़ की लकड़ी से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। आज नया जान गए, जानेंगे। चीड़ की लकड़ी से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, अब बजाने दीजिए, नहीं आते, पूरा ही करके निकलेंगे। ठीक है, तारपीन का तेल प्राप्त होता। अगला पॉइंट, चीड़ के बीज को, चीड़ के बीज को चिलगोजा, चीड़ के बीज को चिलगोजा नाम से खाया जाता है। रुक जाइए एक मिनट भाई, सुन लीजिए बस। खाया जाता है, इसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं, का मेवा कहते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट है,
जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा बहुत पौष्टिक, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा उत्पादित होता है। भारत में जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा होता है। बहुत पौष्टिक ड्राई फ्रूट है, बहुत फायदेमंद है। 1000-1200 रुपये किलो है। ठीक है, मैं तो खाया भी हूं। आप लोग भी किसी मॉल में जाइएगा तो खरीद के खाइएगा। ठीक है, फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा माना था, मतलब बहुत बढ़िया। जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। अगला पॉइंट, सिकोया। सिकोया दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा है। सिकोया दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा है। सिकोया है दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा है। 120 मीटर ऊंचा होता है। 120 मीटर ऊंचा होता है। मीटर मीटर 120 मीटर तक ऊंचा होता है। 60 मीटर तो यूकलिप्टस होता है, 55 से 60। 120 मीटर ऊंचा होता है। कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है। कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है। कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है। एक और बचा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, एराकेरिया को क्रिसमस वृक्ष कहते हैं। एराकेरिया को क्रिसमस वृक्ष। पॉइंट तो बदलना ही रहेगा ना, अरे कोई हेडिंग वोडिंग नहीं है। एराकेरिया को क्रिसमस वृक्ष कहते हैं। सब पॉइंट पॉइंट चल रहा है। एराकेरिया को क्रिसमस वृक्ष कहते हैं। सजावट, अपने घर में आप गमले में लगाए होंगे, सजावट के काम में आता है। किसी न किसी का मिल ही जाता है। एराकेरिया को क्रिसमस वृक्ष कहते हैं। क्रिसमस के वृक्ष के ऐसा आकार में रखता है ना, सजावट के कार्य में आता है। बस लास्ट बोलूंगा, इफेड्रा। इफेड्रा से इफेड्रिलीन, इफेड्रा से इफेड्रिलीन प्राप्त होता है। इफेड्रिलीन प्राप्त होता है, कफ सिरप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कफ सिरप में प्रयोग किया जाता है। थैंक यू, आज इतना ही रहेगा।